learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लारेब हियर एंड वेलकम बैक टू द कैश हेड। तो इस वीडियो के अंदर हमने सोल्व करने हैं अपने चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ एक एक छोटी से छोटी चीज़ हमने डिस्कस की है और एक न्यूमेरिकल भी उसका सोल्व किया है फॉर द कॉन्सेप्ट एंड लाइक एवरीथिंग हमने जो है उसमें देख लिए। अब हम कर रहे हैं एक और क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास सवाल जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। लिखा हुआ है कि भाई एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब्स एंड दैट हैव अ लाइट ऑफ है नहीं दैट हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स। तो यानी इसके अंदर भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास फार्मूला होता है हर किसी का अलग अलग। तो एक फार्मूला था हमारे पास जेड टेस्ट का अलग था और टी टेस्ट का अलग था। अब कौन सा लगाना है ये हमारा डिपेंड करता था इन दो पॉइंट के ऊपर कि अगर हमारा सैम्पल साइज़ 30 से बड़ा है और हमारे पास सिग्मा गिवन है। सिग्मा हमारे पास क्या होता था? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मौजूद है। क्या लिखा हुआ है कि भाई एक जो कंपनी है वो क्या करती है, बिजली वाले बल्ब बनाती है। उसके अंदर जो उसका जो अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन उसका जो मीन है ना, जो उसका एवरेज टाइम है वो है 1600 घंटे, 1600 आवर्स। ठीक हो गया, 1600 आवर्स। और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 80 आवर्स। तो यानी कि ये हमारी सारी बात अभी तक किसकी हुई थी? पॉपुलेशन की। अब इसके आगे जो बात होगी ना वो बात होगी सैंपल की। टेस्ट द हाइपोथेसिस, खुद कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस डेट। अब यहाँ पे हमारे पास देखो म्यू की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1600 आवर्स एंड द ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास गिवन है नॉट इक्वल्स टू 1600 आवर्स। और फिर सैंपल भी हमारे पास कितना गिवन है? 30 का गिवन है ना। तो कंडीशन ट्रू हो रही है। हमने क्या कहा था भाई कि 30 के बराबर हो या 30 से बड़ा हो, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, 30 के बराबर आ गया। और फिर उसका एवरेज दिया हुआ है, तो यानी कि हमारे पास सैंपल का एवरेज भी दिया हुआ है। तो सैंपल का एवरेज हमारे पास क्या होता है? x बार। याद आया? सैंपल का एवरेज। तो अब हमारे पास जी आगे एक और चीज़ लिखी हुई है एवरेज लाइफ, ये जो भी है। अब आगे जो लिखा हुआ है कि भाई यूज़ आ 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस लेवल मैंने बताया था क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंस, हमारा लेवल होता है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास इधर कितना गिवन है? 0.01। तो अब इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर हमें क्या करना होगा? पहला स्टेप जो कि हमारा होता है कि हमें नल स्टेटमेंट बतानी पड़ती है। तो हम नल स्टेटमेंट अपनी बता देते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है कि हमारा जो म्यू है वो किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो सेकंड में हम अपना ऑल्टरनेटिव बताते हैं, वो भी हमें सवाल में डायरेक्ट गिवन था। तो वो क्या है कि भाई ऑल्टरनेटिव में आप इसके बराबर नहीं है। ठीक हो गया। और तीसरे में हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताते हैं जो कि हमारा अल्फ़ा होता है। वो क्या है हमारा? 0.01। चौथे में हम क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं भाई? फोर्थ स्टेप के अंदर सिंपल हमें क्या करना है? टेस्ट करना है। तो टेस्ट मैंने लिखा और मैंने आगे लिख दिया कि भाई सिंस वी हैव सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। आप इस लाइन को जैसा भी चाहो वो आपके ऊपर है कि भाई आप इंग्लिश में कितना अच्छा लिख सकते हो, वो आपके ऊपर ही। तो मैं वीडियो में ज़रा लंबी नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया। आप पूरा लिखो कि भाई सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर ब्रैकेट लगा के लिखो सिग्मा इज़ नॉन देयरफॉर, इस तरीके से करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं छाड़ रहा। अब ज़रा करेंगे आगे। तो हमें क्या करना है? जेड टेस्ट करना है ना। तो जेड टेस्ट लिखा हमने। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था भाई? एक्स का बार माइनस ओमेगा, नहीं ओमेगा क्या नाम था इसका? म्यू। फिर हमारा सिग्मा आ गया और नीचे आता था अंडर रूट एन। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स बार की वैल्यू सवाल में देखो लिखा हुआ है कि भाई जो एक्स बार होता है वो मेरा सैंपल का मीन होता है ना। तो सैंपल का मीन क्या है हमारे पास? 1567। देखो लिखा हुआ है ना, एफ आर रैंडम सैंपल ऑफ 30 बल्ब्स हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ। तो एवरेज हमारा मीन होता है। तो हमारा मीन क्या आ गया? 1576 माइनस। अब यू की वैल्यू भी हमें गिवन थी भाई। यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी? सॉरी यू नहीं, अपना क्या, बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ मैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी? 1600। देन नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 80। देखो सवाल के अंदर लिखा हुआ है ना सिग्मा की वैल्यू की। हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर लिखा क्या नाम है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स। ये उसका है ना पॉपुलेशन का। सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो हमारे पास 80 आ गया। देन हमारे पास n होता है नंबर ऑफ़ सैंपल जितने हमारे पास हैं। तो वो हमने 30 लिए थे तो मैंने 30 लिख दिया।
सिंपल इसका हमने क्या निकालना है भाई, आंसर निकालना है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको एक ही इक्वेशन में करूँ सोल्व, 1576 माइनस ये किया, नीचे गए, फिर से ये किया, 80 लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया अंडर रूट के अंदर 30। तो आंसर मेरे पास आ गया माइनस का 1.67 माइनस का 1.64। क्या आंसर आ रहा है भाई मेरे पास, माइनस का 1.64। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये हमारा क्या है, z कैलकुलेटेड। तो मैं इधर लिखूँगा, क्या लिखूँगा भाई, z कैलकुलेटेड इक्वल्स टू 1.64। ये आपने स्टेप वाइज लिखना है, यानी ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है। मैंने तो जगह बचाने के लिए ना, पेजेस कम है, क्या करें। तो अब हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हमें निकालना है क्रिटिकल रीजन। सही है। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई हम एक लाइन लिख देंगे कि भाई 8 के आगे हमने लिखना था जो हमारा ये था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 8 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल्स टू 0.01 4। अब ये कितने टेल्ड बनेगा, अब हमें आगे ये पता करना था ना, 1 टेल है या 2 टेल। तो बताओ ये इक्वल्स 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरे नंबर लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वैल्यू है 1600, तो ये क्या कह रहे हैं 1600 नहीं है, यानी ये वैल्यू नहीं है, इसके आगे की सारी वैल्यू हैं और इसके पीछे की भी सारी वैल्यूज़ काउंट हो सकती हैं, यानी 1600 को छोड़ के सब कुछ है। तो ये कितनी टेल्स बन गई है, 2 टेल्स बन गई ना। तो मैं लिखूँगा फॉर 2 टेल्ड टेस्ट, 2 टेल टेस्ट इज़ अपना z के आगे हम लिख देते थे क्रिटिकल, और इसकी जो वैल्यू आएगी, अब वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम उसी वाले टेबल से निकलेगी। अब हमें जाना है अपने टेबल के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें टेबल से, तो टेबल मैं आपको शो करवा रहा हूँ अब अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर, ताकि थोड़ा अच्छे से नज़र आ सके। टेबल के अंदर आप गौर से देखो, आपको नज़र आएगा। सबसे पहले हमें ऊपर देखना है ना, कुछ इस टाइप का टेबल बना हुआ होता है हमारे पास। सही है, ये देखो। तो हमें यहाँ से पहले 2 टेल लिखा हुआ देखना है। इधर हमारे पास एक ऊपर लिखा होगा 1 टेल, नीचे लिखा होगा 2 टेल। तो 2 टेल वाली लाइन के अंदर हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये वाला 0.01। तो 2 टेल की लाइन में आपने एक्सपोर्ट किया 0.01 को। सही है, थर्ड लास्ट होगा और थर्ड लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है। सही है, 2 टेल की लाइन में 0.01। फिर उसी को आपने लेके जाना है नीचे तक। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं z टेस्ट ना, तो z टेस्ट में z की लाइन, ये z यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इस लाइन पे आके देखना, ये वाली वैल्यू जो होगी, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास तकरीबन क्या आ रही है, 2.576। अच्छा, जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर मेरे पास मैंने जो आपको ये टेबल शो करवाया था ब्लैक कलर वाला, वो था AI जनरेटेड। वो उस वीडियो के लिहाज से उसके अंदर सही वैल्यूज़ थी, लेकिन उस टेबल को आप किसी और क्वेश्चन के लिए नहीं देखना। आप कोशिश करना कि आप किसी मैं एक काम करूँगा, मैं कमेंट के अंदर में लिंक इसका जो है वो भेज दूँगा आपको। आप वहाँ से ये टेबल देख सकते हैं अच्छे से, जो कि एक रिलायबल रिसोर्स है हमारे पास। जो मैंने जनरेट करवाया, हो सकता है उसके अंदर बीच में से कोई वैल्यू LLM ने गलत जनरेट की, क्योंकि वो एक AI जनरेटेड इमेज थी। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी है, ये जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसी टाइप का, इसी का लिंक मैं आपको भेज दूँगा कमेंट में, आप वहाँ से इस टेबल को खोल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सवाल के ऊपर। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वैल्यू हमारे पास आई है 2.576 आ रही है आई थिंक ना। मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ एक मिनट। 2.576, हाँ यही है 2.576। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है भाई, इस वैल्यू के बाद हमें क्या करना है, हमें ये पता करवाना है कि ये z क्रिटिकल इससे बड़ा है या छोटा है। तो वो मैंने क्या कहा था कि वो हम किसको देख के बताते थे, वो हम बताते थे इसको देख के, जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता था। तो इसमें तो ना ग्रेटर है ना लेस है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू, यानी कि इस वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारा आंसर होगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो z है हमारा, वो या तो इससे बड़ा होगा 2.576 से, या फिर इससे छोटा होगा 2.576 से। यानी इस वैल्यू को छोड़ के बाकी जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारी जो है क्रिटिकल रीजन के अंदर आएंगी। क्योंकि ये 2 टेल्स है हमारे पास, तो 2 टेल्स के अंदर हमारा ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का बनता है। किस तरीके का बनता है मैं बना के दिखा देता हूँ। ये क्या बना दिया मैंने, मैं ड्राइंग में थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, वो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो गया होगा। खैर, कुछ इस टाइप का आपके पास बनेगा, जिसके ऊपर आपके पास 2 क्रिटिकल रीजन्स बन रहे होंगे, यानी 2 रिजेक्शन रीजन्स बन रहे होंगे आपके पास। ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, ये तो हमारे पास कौन सा होता है, 0 का। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा क्या, अच्छा ये जो स्मॉलर वैल्यू होगी ना, ये माइनस में होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक हमने पॉजिटिव लिए, तो हम दूसरी जो है क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है भाई, हमें सिंपल ये करना है
कि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को शो करवाना है कि भाई ये वाला मेरा क्या है, ये है मेरा 2.57 और ये मेरा क्या है 2.57 बट माइनस का। सही है, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ अच्छा सा करके बना लेना, इसको बड़ा सा खुला सा करके कि भाई ये वाली वैल्यू मेरी क्या है अल्फ़ा है, ये वाली वैल्यूज़ मेरी अल्फ़ा है और ये वाली मेरी वैल्यू मेरी क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस ये ग्राफ बना लिया ये भी बहुत है। अब कंक्लूजन पे आएंगे, 6 स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है। कंक्लूजन के लिए हम क्या लिखते थे कि भाई अपना सिंस, बार बार सिंस ही क्यों आ रहे हैं मेरे को, सिंस अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है वो इससे छोटी है, नहीं सॉरी इससे बड़ी है। सिंस हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है अपना इससे क्या बोल रहा हूँ ये मैं पहले तो मैं लिख लेता हूँ z कैलकुलेटेड। अब ये z कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी क्या है 1.64 मेरे पास आया। अच्छा इसका जो हम लेते हैं ना इसका हम मोड लेते हैं, सही है, ये चीज़ याद रखना, z कैलकुलेटेड हमेशा मोड का आता है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ अच्छा ये सवाल भी अभी आपके जहन में अभी मैं भूल गया बताना, अच्छा वो मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरा z का आंसर जो था वो तो आया था माइनस का 1.64, लेकिन z कैलकुलेटेड के आंसर में मैंने डायरेक्ट 1.64 लिखा, माइनस कहाँ गया, क्योंकि हमारा z कैलकुलेटेड का आंसर हमेशा किस में लगता है, मॉड्यूलस पे लगता है, और ये मॉड्यूलस हमारा माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, तो माइनस काउंट नहीं होता। सही है, माइनस भी पॉजिटिव बन जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू जो आई है हमारे पास ये पॉजिटिव आई है। अब कोमा लगा के लिखा z टेबुलर जो हमारी टेबल से वैल्यू निकली है, या फिर z क्रिटिकल लिख दो, क्रिटिकल वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी क्या आई है 2.58। ठीक है, तो अब इस वैल्यू से हमारा क्या है, अच्छा ये वैल्यू है, ये हमने वैल्यू बताई है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम उसकी डायरेक्शन बता रहे थे क्रिटिकल रीजन की, यानी ये जो रीजन है ना इसकी डायरेक्शन, ये कोई एक अगर मैं इधर वैल्यू बताता तो वैल्यू का मतलब तो ये था कि ये सिर्फ इसी वैल्यू पे क्रिटिकल रीजन है, इसके आगे और पीछे दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिटिकल रीजन का मतलब कि इसके आगे भी सारा गलत है, इसके पीछे का भी सारा गलत है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी होती है कि लेस देन, ग्रेटर देन, वो हम लगाते थे ऑल्टरनेटिव को देख के। सही, जो ऑल्टरनेटिव में होगा वही हम इधर लगाएंगे। अब z टेबुलर में हमें डायरेक्ट वैल्यू बतानी है कि भाई टेबल की वैल्यू हमारी इतनी आई है, तो ये अब हमारा बताओ क्या है, ये हमारा देखा जाए तो z टेबुलर की वैल्यू बड़ी है, यही है ना, z कैलकुलेटेड हमारे पास छोटा है z टेबुलर से, तो इससे हमें क्या पता चला, ये दोनों मोड होते हैं। सही है, ये चीज़ याद रखना, अपने जहन में रखना। तो इससे हमें यही पता चला कि भाई वी एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा टेस्ट पास हो गया ना, वी एक्सेप्ट H0, ठीक हो गया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चलो यहाँ तक तो समझ आ गई कि इसकी वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन हमने एक्सेप्ट क्यों किया, मैंने बताया था ना क्रिटिकल रीजन में वो पॉइंट कहाँ आ रहे हैं। तो देखो हमने क्या कैलकुलेट करके निकाली थी वैल्यू, हमने वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली थी 1.64। तो 1.64 इस ग्राफ में बनाओ तो कहाँ आएगा 1.64, इस टाइप का कहीं पे आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है इस साइड पे आएगा। अच्छा चलो नेगेटिव भी अगर ले लो, सपोज करो नेगेटिव काउंट कर लिया तो क्या होगा, तो इस साइड आ जाएगा। तो ये तो मेरा इस रीजन में आ रहा है ना, और ये रीजन मेरा क्या है, ये रीजन मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। इस रीजन के अलावा जो रीजन है ये बाहर वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये रिजेक्शन रीजन है, लेकिन बीच में अगर आया तो मेरी वैल्यू तो एक्सेप्ट हो गई, तो एक्सेप्टेंस रीजन, इसलिए हमने क्या किया, वी एक्सेप्ट H0। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा दूसरी एग्जाम्पल। इसके अलावा अब एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये होगा इस टॉपिक का हमारा जो है Z टेस्ट और T टेस्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके अंदर हमें लिखा हुआ है सामने के भाई अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मीन 16.4 and a standard deviation of 2.255. Does this suggest at a 0.045 level of significance that the population mean is greater than 15? तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है सवाल के अंदर अगर हम देखें तो सैम्पल साइज़ हमारा 20 है, यानी कि n मेरा क्या है 20 है, और n मेरा अगर 20 है तो आपको याद होगा, अब आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए मेरे बताने से पहले कि भाई हमारा n जो है वो इससे छोटा है, 30 से छोटा है, तो हमें कौन सा टेस्ट करना है, हमें T टेस्ट करना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल के अंदर सिग्मा भी गिवन नहीं होगा, पढ़ो सवाल के अंदर कहीं पे भी आपको पॉपुलेशन का वो नहीं दिया हुआ है, कहीं पे जिक्र ही नहीं किया हुआ है, आपको डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़। तो हमारे पास डायरेक्ट बात ही किसकी हुई हुई है, सैम्पल की बात हुई हुई है, कहीं पे भी हमारे पास पॉपुलेशन का जिक्र किया हुआ तो है, लेकिन देखो लास्ट में किया हुआ है दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन 15। तो ये पॉपुलेशन मीन हमें सिर्फ दिया हुआ है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर ये जो म्यू होता है ये हमारा पॉपुलेशन मीन होता है, तो सिर्फ इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये रहा ना, टी में भी होता है, ये सिर्फ इसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन का जिक्र किया हुआ है, वरना हमारे पास पॉपुलेशन का जिक्र नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर देखें हमें क्या क्या गिवन है, एन हमारा 20 है इसके अंदर, और हमारे पास एक्स बार भी डायरेक्ट गिवन है, एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है 16.4, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल गिवन है, तो एस गिवन है। ये सिग्मा वाली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सिग्मा वाली पॉपुलेशन की होती है, ये रैंडम सैम्पल की है। तो इसकी एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.255, फॉर्मूला सेम ही है, बस हमें उसकी जगह पे एस लिखना है। ठीक है,
फिर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 0.05, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.05, ठीक हो गया जी। देन हमारे पास है 0.05 के बाद और क्या क्या गिवन है, हाँ, और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 15, सही है, 15 से ग्रेटर है, सॉरी 15 से, पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन 15। तो एक मिनट, बल्कि हाँ, ये जो हमें गिवन है ना कि म्यू की वैल्यू, ये हमारे पास जो कंडीशन है ये उसके लिए गिवन है। कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास, जो अल्टरनेटिव होता है। अब इसको सोल्व करते हैं पहले, ताकि फिर समझ आए आप सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि एच नोट को जो है हमें इनिशियलाइज़ करना है। एच नोट हमारा क्या बन जाएगा, म्यू, जो कि हमारा होगा लेस देन या फिर इक्वल्स टू 15। फिर दूसरे में हमारे पास आता है, अभी मैं समझ सकता हूँ आपको इसमें मसला आ रहा होगा, मैं बताता हूँ एक मिनट। ऑल्टरनेटिव हमें सवाल में जो कंडीशन गिवन है उसके लिहाज से हमारा बनेगा इसका उल्टा, जो कि बन जाएगा 15, ठीक हो गया जी। और तीसरे में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.05। अच्छा, तो ये मैंने कैसे निकाला कि भाई हमारा जो म्यू है वो 15 से बड़ा, 15 से छोटा या 15 के बराबर होगा, हाइपोथेसिस। और ये कैसे निकाला। अब अगर सवाल को गौर से पढ़ा जाए तो सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई पॉपुलेशन का जो मीन है ना इज़ ग्रेटर देन 15, तो मुझे यहाँ पे तो ग्रेटर देन 15 लेना चाहिए था, मैंने लेस देन क्यों लिया। ये जो हमें सवाल में लिखा हुआ है ना, इस लास्ट सेंटेंस को गौर से पढ़ो। सेंटेंस लिखा हुआ है डज दिस सजेस्ट एट अ 0.05, यानी कि ये हमें टेस्ट की बात कर रहा है, हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। और हाइपोथेसिस में हमें हमेशा ये चीज़ गिवन होती है, सही है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ तो हमें पॉपुलेशन के मीन में गिवन होती है जब पॉपुलेशन की बात की जा रही होती है। यानी जो दूसरे सवाल होते हैं, अगर आपने पिछले क्वेश्चन मेरे देखें, बल्कि इसी वीडियो में करवाया पिछला क्वेश्चन, और एक पिछली वीडियो में भी करवाया एक क्वेश्चन ना, तो अगर आपने वो देखा तो आपको पता होगा कि भाई जो हमारा लास्ट लाइन होती है ना, जो हाइपोथेसिस टेस्ट करने की लाइन होती है, जो हमें कह रही होती है कि भाई टेस्ट करो, उस लाइन के अंदर जो भी चीज़ हमें गिवन होती है वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव पे काउंट होती है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव पे काउंट हो रहा है कि भाई पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ये 3 स्टेप कर लिए हैं। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है भाई, टेस्ट होता है हमारे पास। तो टेस्ट में हम क्या लिखेंगे कि भाई सिंस हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या है, 30 से छोटा है, एंड वी डोंट नो सिग्मा की वैल्यू हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है भाई टी टेस्ट हमने लिया है, उसकी वैल्यू हमने कुछ इस टाइप से लिख दी, माइनस का म्यू, देन नीचे हमारे पास एस आ जाएगा, बस इसकी जगह पे एस आ गया, एस के साथ नीचे हमने सेम लिख दिया भाई एन, वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब हम टी ले रहे होते हैं ना, टी टेस्ट ले रहे होते हैं, तो हमारे पास एक और चीज़ हमें जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, उसका नाम होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो होती है वो हम मालूम करते हैं D.F। ये हमारे पास टेबल के अंदर से वैल्यू निकालने के काम आएगी, जैसे हम टेबल में से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना। अब Z टेस्ट के अंदर तो हमारे पास डायरेक्ट एक ही रो होती थी, हम उस रो के अंदर से वैल्यूज़ को उठा देते हैं। टी टेस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज़ होती है, अब उस रोज़ के अंदर ऐसे नंबर चल रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यूस नंबर चल रहे होते हैं, सही है, डिस्क्रीट नंबर्स चल रहे होते हैं हमारे पास। तो उस नंबर को निकालने के लिए हम DF यूज़ करते हैं, और DF हमारे पास क्या होता है कि n-1, बस सिंपल, ये हमारा होता है DF। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 20 है, -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। तो 19 हमारा क्या है, 19 हमारा DF है, ये चीज़ याद रखनी है, ये हमारे पास टेबल में काम आएगा। उसके अंदर हम क्या करते थे, Z टेस्ट के अंदर हम एक ही वैल्यू से और इससे इनको मिला के कुछ ना कुछ करके फिर हम वो फाइंड करते थे। अब हमारे पास इसके साथ साथ ये भी यूज़ होगा, 19 भी काउंट होगा। कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वही 16.4 माइनस म्यू की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी 15, ठीक है। जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास एस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी जो कि थी 2.255, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट का 20, सही है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर डालना है और सोल्व करना है। 16.4 माइनस 15 और नीचे आके हमारे पास हो जाएगा 2.255, और इसके भी नीचे चले गए तो हमने कर दिया अंडर रूट का 20, ठीक हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आया 2.776। तो ये आ गया मेरे पास आंसर 2.776। ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया है, जिस तरह हम उसमें Z कैलकुलेटेड लिखते थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, T कैलकुलेटेड लिखेंगे, कि मेरे पास कैलकुलेटेड आंसर क्या आया 2.776। मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव है, उसमें तो नेगेटिव था तो हमने मोड लगा दिया था, सही है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ वाले स्टेप की तरफ। फिफ्थ में हम क्या करते थे, क्रिटिकल रीजन निकालते थे। क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती थी।
अब हम क्रिटिकल रीजन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि भाई विद अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05 एंड डी डॉट एफ इक्वल्स टू 19। सही है। अब ये दो चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। 4, अब वो जो हम ऑल्टरनेटिव देखते थे वो 1 टेल या 2 टेल के लिए देखते थे। अब बताओ ये कौन सा है, 1 टेल या 2 टेल? ऑब्वियसली इट्स 1 टेल, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब इससे लेस देन वाली सारी होंगी ना। तो लेस देन का मतलब है कि कुछ इस तरीके का होगा, एक ही टेल बनेगी। 4 1 टेल टेस्ट, 4 1 टेल टेस्ट, और आगे इसके हम लिख देंगे जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, टी का आंसर हमारे पास आ रहा होगा, टी क्रिटिकल कर दो या फिर टी इसको टेबुलर लिख दो, जो लिखना चाहो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। अब अपनी स्क्रीन पे टेबल को गौर से देखो, सही है। टेबल आपके पास बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आया होगा दोबारा से टेबल। इस टेबल के अंदर अगर आप गौर करो तो वही सेम काम करना है हमने। पहले 1 टेल या 2 टेल में से हमें क्या स्पोर्ट करना है, हमें स्पोर्ट करना है भाई 0.05 को। ये देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है ना जो वैल्यू 0.05, इस वैल्यू को हमें स्पोर्ट करना है। अब 1 टेल में आप 0.05 को स्पोर्ट करोगे, आपके पास आ रहा होगा तकरीबन कोई 6th कॉलम के अंदर। सही है। अब ये तो हमारे पास कॉलम नंबर आ गया ना। मैं एक बार ये दोबारा हटा रहा हूँ, पहले इधर गौर से देखो। अब इधर मैं समझा रहा हूँ, ये देखो पहले हमने इधर हमारे पास है 1 टेल, यहाँ हमारे पास है 2 टेल। तो पहले मैंने 1 टेल वाले में क्या देखा, 0.05, जो कि हमारा क्या था, ए की वैल्यू थी, अल्फ़ा की वैल्यू थी। सही है। जब मैंने ये देख लिया तो फिर मैं आऊँगा नीचे। अब मैंने कितना नीचे आना है, जेड में तो मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जेड वाली लाइन में आता था ना। अब मेरे को जेड की लाइन में नहीं आना, मुझे यहाँ से डी एफ लिखा होगा, इधर देखना गौर से, इस साइड पे कहीं पे डी एफ लिखा होगा, और यहाँ डी एफ के नंबर चल होंगे 1 2 3 4। तो डी एफ हमें कितना देखना है, 19 तक देखना है। तो जब यहाँ पे 19 लिखा हुआ होगा, उस वाली रो के अंदर आना है मैंने, और ये वाला कॉलम आना है मैंने। तो ये जो वैल्यू आएगी जो मेरी 19th रो पे होगी और 0.05 कॉलम पे होगा 1 टेल वाले कॉलम पे, वो वैल्यू मुझे निकालनी है। सही है। अब दोबारा से आ गया होगा आपके सामने टेबल। अब देखो क्या वैल्यू आ रही है, खुद देखो वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, वैल्यू आपके पास आ रही होगी 1.729। सही है। यही वैल्यू आ रही है आप सबकी भी, 1.729। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1.729। ये हमारी क्या आई है, ये हमारी आ गई इसकी वैल्यू। और लिखेंगे इसको हम किस में, ग्रेटर देन में। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये था ये ग्रेटर देन में था। सही है। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्यों नहीं बनता मुझसे, क्योंकि ये 1 टेल ग्राफ था तो इसकी 1 टेल होगी, और ये ग्रेटर देन का साइन है तो राइट साइड वाली टेल होगी इसकी। ये यहाँ पे कुछ बनेगा, ये बन गया आपका क्या, क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, और जिसकी वैल्यू है 1.729, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। तो अब हमारी जो एक्सेप्टेंस वैल्यू थी वो क्या है, 2.776। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, 2.776 मेरा कहाँ आएगा, जल्दी से देखो। 2.776 कहीं इसके आगे ही आएगा ना, इस 1.7 के बाद ही आएगा। इधर कहीं पे आएगा 2.76 या इधर आएगा तो इसके बाद ही ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा जो 2.76 आ रहा है वो मेरा कौन से रीजन में आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, यानी कि क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना जो 6th स्टेप होगा कंक्लूजन का, उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी मेरी, कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन क्रिटिकल रीजन, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, इन क्रिटिकल रीजन। कंक्लूजन आप अपने मर्जी जैसे चाहो वैसे लिखो। कंक्लूजन में सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने फेल किया या पास किया और क्यों किया है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी मेरी वो कहाँ लाया कर रही है, क्रिटिकल रीजन के अंदर। ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप अगर मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू, आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ये देखो ऐसे करके कि जेड कैलकुलेटेड लिखो, फिर इस तरीके से ये लिखो, फिर ऐसे बनाओ और फिर ये बना दो। आप चाहो तो भाई आप ऐसे कर लो, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। या फिर चलो मैं लिख ही देता हूँ दूसरा तरीका भी, आप ऐसे लिख दो और इसके आगे लिख दो कि भाई वी रिजेक्ट एच नॉट, बस सिंपल। या फिर आप नीचे क्या करो, ये 2 तरीके मैं बता रहा हूँ, या तो आप ये इंग्लिश वाली लाइन लिखो इतनी, या फिर आप जो है ना ये लिख दो कि भाई टी कैलकुलेटेड जो था वो मेरा बराबर आया था 2.776 के, और जो मेरा टी टेबुलर था जो मैंने टेबल से निकाला वो मेरा बराबर आया 1.729 के। एंड के आगे आप लिखोगे जो मेरा टी कैलकुलेटेड था वो मेरा क्या था, वो बड़ा था टी टेबुलर से। सो आई एम रिजेक्टिंग एच नॉट। सही है, नल हाइपोथेसिस। तो इसको यहीं तक रखते हैं। ये थे आपके जेड टेस्ट और टी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े से लॉजिकल हैं, बस एक बार फ्लो समझ में आ गए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर आपको जो टेबल है वो गिवन होगा,
उसी टेबल से देख के आपको वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। अगर वैल्यू आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है तो आप उस टेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, वरना आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, सिंपल। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।